डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का। इससे पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, विदेशी विनिमय निर्धारण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, जिसमें हमने पढ़ा था टंक सिद्धांत। और हमने उसके बाद में हम पढ़ रहे थे क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्रय शक्ति समता सिद्धांत में हम आगे पढ़ेंगे कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत के महत्व, क्रय शक्ति समता सिद्धांत के महत्व। तो महत्व में हम देखते हैं कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत के क्या क्या महत्व है। इसको हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है ये सिद्धांत दो देशों की विनिमय दर का निर्धारण करता है। मानी जब कोई दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसके विनिमय का निर्धारण करने की ये कोशिश करता है। दूसरा, हेबरलर के अनुसार इस सिद्धांत से एक संभावित सीमा ज्ञात की जा सकती है। जैसे हमने पढ़ा था कि इससे विनिमय दर की दो सीमा निर्धारित की जाती है, एक ऊपरी सीमा एक निचली सीमा, और इन दोनों के बीच में ही विनिमय दर का निर्धारण होता है। नेक्स्ट, कि ये सिद्धांत व्यापार की दिशा का ज्ञान हमें कराता है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत से ये स्पष्ट होता है कि किसी देश के आंतरिक मूल्य स्तर एवं उसकी विनिमय दर में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। मानी देश का जो आंतरिक मूल्य स्तर है और उसकी विनिमय दर में जो घनिष्ठ संबंध होता है, वो ये सिद्धांत इस बात की चर्चा करता है। नेक्स्ट है, ये सिद्धांत समस्त प्रकार की चलन पद्धतियों पर लागू होता है। इसकी सहायता से मुद्रा के अवमूल्यन एवं अधिमूल्यन से विनिमय दर तथा विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्ञात किया जाता है। मानी कोई देश अवमूल्यन या अधिमूल्यन की नीति अपनाता है और इस नीतियों के कारण व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है, विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी ये सिद्धांत चर्चा करता है। नेक्स्ट है, विभिन्न राष्ट्रों का पारस्परिक ऋण शेष ज्ञात करने में इस सिद्धांत का ज्ञान होना अनिवार्य है। मानी किसी देश के ऊपर कितना ऋण है, उसकी भी ये सिद्धांत चर्चा करता है। नेक्स्ट है, क्रय शक्ति सिद्धांत का लाभपूर्ण उपयोग उस समय होता है जबकि राष्ट्र पूर्ण रूपेण अंधकार में हो। मानी जब किसी राष्ट्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई आर्थिक संकट हो, कोई समस्या से गुजर रहा हो, तो उस स्थिति में क्रय शक्ति समता सिद्धांत उसके व्यापार में उसकी सहयोग करता है। अब सिद्धांत की आलोचना है। मानी इस सिद्धांत में बहुत सारी खूबियाँ होने के बावजूद भी कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना की, और इसकी आलोचनाओं में जो मुख्य जो अर्थशास्त्री थे उसमें थे क्राउथर, केन्स, होम, नरक्से आदि अर्थशास्त्रियों ने सिद्धांत की आलोचना की। आलोचनाओं में पहला है भिन्न प्रकार की वस्तुएं। मानी आंतरिक मूल्यों के सूचकांक में उन वस्तुओं के मूल्य को लिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित नहीं होती। मानी कोई देश में जब आंतरिक मूल्यों की वस्तुओं में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं होती, जिसके कारण आंतरिक व्यापार के वस्तु के मूल्य से क्रय शक्ति समता निर्धारण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानी इसके आलोचक ये कहते हैं कि देश के भीतर आंतरिक मूल्य सूचकांक में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं करते। इस वजह से क्रय शक्ति समता सिद्धांत का विनिमय दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है संरक्षण। हमने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा कि कोई देश संरक्षण की नीति अपनाता है, अर्थात अपने व्यापार में हस्तक्षेप करता है, तो उससे भी उस देश के आयात निर्यात प्रभावित होते हैं। जैसे संरक्षण करों का व्यापार में हस्तक्षेप होता है। यदि कोई देश आयात पर संरक्षण कर लगाता है तो मुद्रा हेतु मांग अपरिवर्तित हो जाती है, परंतु विदेशी मुद्रा के लिए मांग घट जाती है। इस प्रकार संरक्षण कर लगाने वाले देश की मुद्रा के मूल्य का पता नहीं लग पाता। मानी संरक्षण लगाने से जो देश संरक्षण लगाता है तो उससे कई बार उस देश की मुद्रा का मूल्य का पता नहीं लग पाता कि वास्तविक रूप में मुद्रा का मूल्य क्या होता है। नेक्स्ट है
गतिशील गतिविधियाँ, मानी इसके आलोचकों में लोगों ने कहा कि गतिशील परिस्थितियाँ, ये सिद्धांत केवल स्थिर परिस्थितियों में लागू होता है, ये गतिशील परिस्थितियों में लागू नहीं होता। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाएं सदैव क्या होती है, गतिशील होती है, परिवर्तनशील होती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है वो केवल स्थिर स्थिति की चर्चा करता है। नेक्स्ट है आर्थिक संबंधों की उपेक्षा, मानी ये सिद्धांत दो देशों के बीच में जो आर्थिक संबंध होते हैं उसकी कोई चर्चा नहीं करता। नेक्स्ट है फैशन एवं अन्य स्तर में परिवर्तन, मानी प्रत्येक देश में फैशन, वहाँ के उपभोक्ता की किसी वस्तु के प्रति फैशन, रुचि आदि में परिवर्तन होने के कारण भी उस वस्तु की मांग परिवर्तित होती है। और कई बार देश में फैशन एवं अन्य आय स्तर में परिवर्तन होने से देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। अन्य घटकों का प्रभाव, मुद्रा की मांग एवं पूर्ति संबंधी दशाएं केवल मूल्य परिवर्तन से प्रभावित न होकर अन्य घटकों से भी प्रभावित होती है, जिनका इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया। अन्य घटकों में कोषों का आवागमन, मानी इसके आलोचक ये कहते हैं कि मुद्रा की मांग और पूर्ति में न केवल मूल्य परिवर्तन का ही प्रभाव पड़ता है बल्कि अन्य आर्थिक घटकों का भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी सिद्धांत कोई चर्चा नहीं करती। जैसे अन्य घटकों में कोषों का आवागमन, सट्टा व्यवहार, परस्पर सहकारी ऋणग्रस्तता आदि को हम शामिल कर सकते हैं, जिसकी ये सिद्धांत कोई चर्चा नहीं करता। नेक्स्ट है परिवहन व्यय की उपेक्षा, मानी जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है ये परिवहन के जो खर्चा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और ये केवल मूल्य के बढ़ने और घटने की ही चर्चा करता है। मानी ये केवल मूल्य में परिवर्तन की चर्चा करता है, परिवहन व्यय की कोई चर्चा नहीं करता। नेक्स्ट है अनुभव सिद्धांत के विरुद्ध, व्यवहार में ऐसा कोई उदाहरण दृष्टिगोचर नहीं होता जहाँ विनिमय दर का निर्धारण क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर हुआ हो। इस सिद्धांत पर का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं होता। मानिए सैद्धांतिक रूप से तो ये सिद्धांत अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यदि हम देखें तो व्यवहार में हमको ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि जो ये बता सके कि इस सिद्धांत के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है निरपेक्ष मूल्य स्तर पर लागू न होना, यह सिद्धांत निरपेक्ष मूल्य स्तर पर लागू नहीं होता बल्कि ये केवल मूल्य स्तरों में परिवर्तन पर ही लागू होता है। नेक्स्ट है मूल्य स्तर पर प्रभाव, यह सिद्धांत इस बात पर ध्यान देता है कि मूल्य स्तर संबंधी परिवर्तन विनिमय दरों में परिवर्तन लाते हैं, परंतु विनिमय दरों के परिवर्तन का मूल्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं होता। मानी जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है वह चर्चा करता है कि मूल्य स्तर में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव विनिमय दर पर पड़ता है, लेकिन ये नहीं बताता कि विनिमय दर में कोई परिवर्तन होता है तो मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी ये कोई चर्चा नहीं करता। नेक्स्ट है उपयुक्त सूचकांक चुनाव में कठिनाइयाँ, क्रय शक्ति सिद्धांत को ज्ञात करने में उपयुक्त सूचकांक के चुनाव में कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। यदि थोक मूल्य सूचकांक लिया जाए तो उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः उपयुक्त सूचकांक के चुनाव की कठिनाई के कारण क्रय शक्ति समता के आधार पर विनिमय दर को ज्ञात करना कठिन होगा। मानी जब हम विनिमय दर का निर्धारण करते हैं तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर हमें ये तय नहीं कर पाते कि विनिमय दर निर्धारण करने के लिए हम कौन सा सूचकांक को अपनाएं। सपोज कीजिए कि यदि हम थोक मूल्य सूचकांक को अपनाते हैं तो थोक मूल्य सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है क्रय शक्ति मापने का गलत ढंग, क्रय शक्ति समता में सामान्य मूल्य स्तरों को ध्यान में रखा जाता है जो निर्देशांकों की सहायता से बनाए जाते हैं, परंतु निर्देशांक तैयार करने में अनेक दोष उपस्थित होते हैं जिससे उसके आधार पर निर्धारित की गई विनिमय दर भी दोषपूर्ण होती है। मानी क्रय शक्ति समता सिद्धांत में हम विनिमय दर मापने का जो तरीका होता है उसको भी गलत माना गया है। उन्होंने बताया
कि इस सिद्धांत में जो हम आंतरिक जो मूल्यों का निर्धारण करते हैं वो निर्देशांक को सूचकांक के आधार पर तैयार करते हैं, लेकिन जब हम सूचकांकों को भी तैयार करते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिसके आधार पर भी जो विनिमय दर का निर्धारण होता है वो भी दोषपूर्ण होता है। नेक्स्ट है मात्र दीर्घकाल विवेचन, मानी ये सिद्धांत दीर्घ काल में ही लागू हो सकता है, अल्पकाल में इसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत विनिमय दर को निर्धारण करने वाले दीर्घकालीन नहीं वरना तात्कालिक शक्तियों की व्याख्या करता है। सिद्धांत की कमजोरी के बावजूद भी इस समस्त मौद्रिक दशाओं में दीर्घकाल में विनिमय दर का निर्धारण करने वाला स्पष्ट व्यापक सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि देशों के सापेक्षिक मूल्य स्तरों में परिवर्तन के फलस्वरूप देशों के व्यापार एवं भुगतान में परिवर्तन होता है। मानी ये सिद्धांत केवल दीर्घकाल में लागू होता है, अल्पकाल में लागू नहीं होता। इसकी आलोचना किसने की? प्रोफेसर कीन्स ने। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी व्यवहारिक जीवन में सिद्धांत का काफ़ी महत्व है। व्यवहार में विनिमय दर केवल मुद्राओं की तुलनात्मक क्रय शक्ति से निश्चित नहीं होती, बल्कि दोनों देशों की मुद्राओं की तुलनात्मक मांग व पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों से निश्चित होती है। यानी उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर निर्धारण में काफ़ी महत्व है।